नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। इस बुलेटिन में आपको मिलती है आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, वो भी विस्तार से। तो चलिए बिना देर करे इस बुलेटिन में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। केवाईसी के नाम पर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी लगातार बढ़ रही है। जनता को इस धोखाधड़ी से बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता को केवाईसी अपडेशन के नाम पर धोखाधड़ी के प्रति आगाह किया है। आरबीआई ने ग्राहकों को अज्ञात इकाइयों के साथ दस्तावेज शेयर न करने की सलाह दी है। आरबीआई ने जनता से नुकसान को रोकने और ऐसी दुर्भावनापूर्ण प्रथाओं से खुद को सुरक्षित रखने को कहा है और इसके लिए सावधानी बरतने और उचित देखभाल करने का आग्रह किया है। केंद्रीय बैंक पहले भी इस तरह की धोखाधड़ी को लेकर जनता को आगाह कर चुका है, लेकिन इसका ज्यादा फायदा दिखा नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आईटी रिटर्न फॉर्म 2, 3 और 5 को अधिसूचित कर दिया है। व्यक्तिगत आयकर दाताओं के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 6 फॉर्म को पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब 1 से 6 तक सभी आईटीआर फॉर्म अधिसूचित कर दिए हैं और ये फॉर्म 1 अप्रैल 2024 से फाइल करने के लिए उपलब्ध होंगे। बिजनेस या प्रोफेशन से आय प्राप्त न करने वाले लोग और HUF आईटीआर 2 फॉर्म भरेंगे। जिन लोगों की आय बिजनेस या किसी अन्य प्रोफेशन से है तो वो आईटीआर फॉर्म 3 भरेंगे। वेतनभोगी कर्मचारी आईटीआर फॉर्म 1 का इस्तेमाल करेंगे। ट्रक और टैक्सी चालकों के लिए बड़ी खबर है। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे उनके लिए विश्राम गृह बनाएगी। भारत मोबिलिटी वैश्विक प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 1000 आधुनिक विश्राम गृह बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिज्नी का भारतीय कारोबार सस्ते दाम पर खरीदने की खबर से शेयर बाजारों में तेजी लौट आई। इंफोसिस और टीसीएस में खरीदार से भी बाजार को समर्थन मिला है। बीएसई सेंसेक्स 440 अंक चढ़कर 72,085 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 1,444 अंक तक उछल गया था। एनएसई निफ्टी 156 अंक बढ़कर 21,853 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी कारोबार के दौरान अपने नए शिखर को छूने में सफल रहा। एक दिन पहले बजट वाले दिन सेंसेक्स 106 अंक और निफ्टी 28 अंक कमजोर होकर बंद हुआ था। राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में बड़ी गिरावट से बॉन्ड यील्ड घटने की उम्मीद से निवेशकों का भरोसा भारतीय बाजार पर बढ़ा है। वैश्विक बाजारों में मजबूती के संकेतों के बीच दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने का भाव 200 रुपये बढ़कर 63,650 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की कीमत भी 400 रुपये की तेजी के साथ 76,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जेन्स बाजार में हाजिर सोना लाभ के साथ $2,054 प्रति औंस पर पहुंच गया। चांदी बढ़त के साथ $23.15 प्रति औंस पर कारोबार करती दिखी। बजट के बाद देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त दर्ज की गई। 26 जनवरी को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 59 करोड़ डॉलर बढ़कर 616 अरब डॉलर हो गया। इससे एक सप्ताह पहले विदेशी मुद्रा का कुल भंडार 2.7 अरब डॉलर की भारी गिरावट आई थी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार अक्टूबर 2021 में 645 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर था, लेकिन वैश्विक घटनाक्रम के बीच रुपए को संभालने के लिए रिजर्व बैंक को इस भंडार के एक हिस्से का इस्तेमाल करना पड़ा। सरकार की जीएसटी संग्रह बढ़ाने की योजना है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में औसत मासिक जीएसटी संग्रह करीब 1.85 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इस साल औसत मासिक जीएसटी संग्रह करीब 1.66 लाख करोड़ रुपए रहा। बजट में अगले वित्त वर्ष के दौरान 10.68 लाख करोड़ रुपए के जीएसटी संग्रह का अनुमान लगाया गया है। ये राशि 2023-24 के 9.57 लाख करोड़ रुपए से 11% ज्यादा है। जीएसटी संग्रह बढ़ाने के लिए सरकार टैक्स चोरों पर और कड़ाई करेगी और अनुपालन को बढ़ाने का प्रयास करेगी। सरकार जनता को राहत देने के लिए इसी सप्ताह से खुदरा बाजार में भारत चावल बेचना शुरू करेगी। इसकी कीमत 29 रुपये प्रति किलो होगी। इसके साथ ही व्यापारियों को चावल के स्टॉक का खुलासा करने का निर्देश दिया है। खुदरा दुकानदारों, थोक विक्रेताओं और राइस प्रोसेसर्स को अब हर शुक्रवार को अपने चावल स्टॉक का खुलासा करना होगा। सरकार चावल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठा रही है। नाफेड और एनसीसीएफ के साथ साथ केंद्रीय भंडार और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी भारत चावल की बिक्री करेंगे। अभी तक सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जितने भी प्रयास किए हैं वो सब नाकाफी रहे हैं। चावल की विभिन्न किस्मों के निर्यात पर पाबंदियों के बावजूद पिछले एक साल में चावल की खुदरा और थोक कीमतों में करीब 15% की वृद्धि हुई है। अब देखना यह होगा कि भारत चावल की बिक्री से क्या वाकई खाद्य महंगाई कंट्रोल होगी या ये सिर्फ केवल एक चुनावी स्टंट है।
अब आप अपने यूपीआई से फ्रांस में भी पेमेंट कर पाएंगे। फ्रांस ने भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को अपने देश में काम करने की मंजूरी दी है। भारत की एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और फ्रांस की लायरा मिलकर फ्रांस में यूपीआई पेमेंट की सर्विस देंगे। इसके साथ ही यूपीआई सर्विस शुरू करने वाला फ्रांस पहला यूरोपीय देश बन जाएगा। इस सर्विस के शुरू होने से अब भारतीय टूरिस्ट यूपीआई का इस्तेमाल कर ऑनलाइन आईफिल टावर का टिकट भी खरीद सकेंगे। पिछले साल भारत सरकार ने 10 देशों के एनआरआई के लिए यूपीआई सुविधा शुरू करने की घोषणा की थी। वित्तीय संकट से जूझ रही एडटेक कंपनी बायजू के सामने अब एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। कंपनी के 6 निवेशकों ने बायजू के संस्थापकों को बोर्ड से हटाने की मांग की है। इसके लिए एक असाधारण आम बैठक बुलाई गई। नीदरलैंड की निवेश कंपनी प्रोसेस के नेतृत्व में निवेशकों ने बकाया वित्तीय कुप्रबंधन और अनुपालन मुद्दों के समाधान और निवेशक मंडल के पुनर्गठन का अनुरोध किया है। निवेशक कंपनी के नेतृत्व में बदलाव कर इसे पटरी पर लाना चाहते हैं। हालांकि बायजू ने इस बैठक को अवैध बताया है। और अब खबर है आईपीओ से जुड़े अपडेट देने का। ब्लैकस्टोन के समर्थन वाली आधार हाउसिंग फाइनेंस ने पूंजी बाजार में 5,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी के पास फिर से आईपीओ डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं। इससे पहले आधार हाउसिंग फाइनेंस ने जनवरी 2021 में आईपीओ पेपर जमा किए थे, लेकिन बाजार की खराब स्थिति के चलते कंपनी ने अपनी योजना को टाल दिया था। आधार हाउसिंग फाइनेंस 2024 में ही अपना आईपीओ लाने की कोशिश करेगी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों के वितरण कारोबार से जुड़ी कंपनी राशि पेरिफेरल्स ने अपने 600 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए मूल्य दायरा तय कर दिया है। कंपनी का आईपीओ 7 फरवरी को खुलेगा और 9 फरवरी को बंद होगा। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल के लिए आपको मनी टाइम कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।